नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी का पहला अमेरिकी दौरा चर्चा में रहा। राहुल के बयानों पर देश में खूब सियासी तीर चलते रहे और गाहे बगाहे राहुल विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। ताजा मामला जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी के साथ विवाद चलता है या वो खुद जानबूझकर ऐसे कदम उठाते हैं जिससे विवाद का जन्म हो। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। राहुल की यह मुलाकात वॉशिंगटन डीसी में हुई और इस दौरान इल्हान उमर भी मौजूद रहीं। दरअसल इल्हान उमर अमेरिका की विवादित चेहरा रही हैं। वो मोदी सरकार की कई नीतियों के खिलाफ खुलकर बोल चुकी हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी। भारत के मामलों में दखल देने की उनकी आदत रही है। अपने बयानों से उन्होंने कई बार नई दिल्ली को नाराज किया है। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव पर उमर ने कहा था कि अमेरिका को सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका भी कनाडा की जांच का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। उमर इल्हान से राहुल की मुलाकात से बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी ने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। वो अमेरिकी सांसदों में से एक हैं जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने पीओके का दौरा कराया था। इल्हान ने मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई से सहानुभूति रखने वाले बयान दिए हैं। राहुल गांधी ऐसे पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिनका नाम पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भारत विरोधी बयान में लिया। आज स्वदेश एजेंडा में इसी विषय पर हम बारीकी से समझेंगे कि उमर इल्हान से मुलाकात या विदेशी धरती पर राहुल के बयान देश को कितना कमजोर कर रहे हैं। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेबन हाउस में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इनमें इल्हान उमर भी मौजूद थी। उनके इल्हान उमर से मिलने पर देश में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल के उनसे मिलने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सिखों के खिलाफ जहर उगलने और विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के बाद अब राहुल गांधी भारत विरोधी इल्हान उमर से मिले और उनसे बातचीत की। राहुल सत्ता में आने के लिए उतावले हैं, इस वजह से ही वे एक कट्टरपंथी नेता से मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी राजनेता हैं। वे पहले कई बार भारत विरोधी रुख अपना चुकी हैं। वो पीएके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। वे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को मुस्लिम अल्पसंख्यक विरोधी बता चुकी हैं। मोदी ने जुलाई 2023 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। इसका उमर ने विरोध किया था। दरअसल 2022 में इल्हान उमर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान वो पाक अधिकृत कश्मीर भी गई थी। इसकी फंडिंग पाकिस्तान सरकार ने की थी। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान से भी मुलाकात की थी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। सरकार ने उमर के पाकिस्तान और पीओके के दौरे को ओछी राजनीति बताया था। 40 साल की इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी राजनेता हैं, जो साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका के निचले सदन में आई थी। वो अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिला सांसदों में से एक हैं। अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली वो पहली सोमालियाई अमेरिकी नागरिक भी हैं। वो मूल रूप से अफ्रीका की नागरिक भी रही हैं। उनका परिवार 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के चलते देश छोड़कर अमेरिका आया था। राहुल गांधी की विवादित विदेशी यात्राएं। मई 2022 राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर थे। उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से की थी। मई 2023 में भी राहुल ने अमेरिका की यात्रा की थी। तब कैलिफोर्निया में भारतीयों से बात करते हुए राहुल ने कहा था कि आरएसएस और भाजपा भारत में राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में गांधी ने दावा किया कि गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं। पिछले साल मार्च में राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। लंदन में राहुल ने यह कहकर हंगामा मचा दिया था कि 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। उसी यात्रा के दौरान राहुल ने कथित तौर पर यह भी कहा था कि भारत में सांसद होना काफी कठिन था। 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है।
ब्रिटिश लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख और सांसद जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल की मुलाकात पर भी भारत में विवाद खड़ा हो गया था। मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता। अमेरिका में राहुल गांधी का दावा 2024 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी को सही तरीके से लागू नहीं करने से बेरोजगारी बढ़ी है। जनवरी 2018 में बहरीन यात्रा पर गए राहुल ने वहां रह रहे भारतीयों से कहा, मैं आपको ये बताने आया हूं कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। सितंबर 2017 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कहा था कि अगर कश्मीर में सुरक्षाकर्मी मेरे पास खड़े हैं तो मतलब कश्मीर में कुछ ठीक नहीं है। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती। मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो उनको संज्ञा दी जाती थी अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। और मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत गर्व, विकास और सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ ऊपर उठ रहा है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूर्व में जाकर, मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, वो कहते थे कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड चुप क्यों हैं। बस राहुल गांधी का एक वक्तव्य कोट करता हूं पॉलिटिकली, जो उन्होंने मार्च 2023 में इंग्लैंड में बोला था। जब उनसे पूछा गया था मुस्लिम लीग से आपका गठबंधन है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल। राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने सबको समान अधिकार देने की एक बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबको, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति को समान अधिकार होने चाहिए। और उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। बीजेपी ने उसका एक वाक्य निकाला और उसको सिखों से जोड़ दिया। आपका झूठा आक्रोश क्योंकि दिख रहा है तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाने हैं। कहां था यह आक्रोश जब बीजेपी के सांसद और इनके मंत्री पंजाब से आए हुए किसानों को, हरियाणा से आए हुए किसानों को, इस देश के तमाम किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडे कहते थे? कहां था आपका आक्रोश जब नरेंद्र मोदी ने किसानों, और वो किसान जो पगड़ी पहने हुए थे, जो पग पहने थे, उनके लिए बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी कर दी, रास्ते खुदवा दिए, तारे और कीले गड़वा दी कि वो दिल्ली में एंटर ना कर सके, किलेबंदी कर दी दिल्ली की। झूठा आक्रोश दिखाना, काट छाट के बयान चलाना, इस तरह की राजनीति का सहारा बीजेपी लगातार तब तक लेती रहेगी जब तक मुद्दों से भटकाएगी। क्या कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ, ये एक सवाल भी है। और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी का अमेरिका दौरे का तीसरा दिन, पहली बार गए हैं नेता विपक्ष होने के बाद, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद, और तीसरा दिन भी कंप्लीट हो। देखिए, लगातार ये लग रहा था कि पहले दिन क्या बोला, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर तीसरे दिन क्या हुआ। और इस चर्चा पे भी हम लगातार इसलिए बने हुए हैं या बने रहे कि कहीं ना कहीं जो बातें आ रही हैं उसका सही कंक्लूजन लोगों तक जाना चाहिए। उनकी मंशा क्या थी, वो किस मकसद से कह रहे थे, उन्होंने क्या कहा, फिर दूसरे दिन उनके बयानों के क्या मायने थे, आज जो बातें हुई हैं उसके क्या मायने हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे किस तरह से ले रही
रही है, बहुत सारी बातें हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये बयान और ये बातें आगामी जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं उस पर प्रभाव डालेंगी, ये मानकर चलिए। और ये राजनीतिक दल हैं, ये कभी भी किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते कि वहां राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो बीजेपी ना बोले और बीजेपी कुछ कह रही है तो कांग्रेस का कोई पलटवार ना हो। लेकिन ये परिपाटी कहां से शुरू हुई थी? अमूमन आज तीसरा दिन हो गया है इस चर्चा को करते हुए, क्योंकि 3 दिन का उनका दौरा, ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि इस परिपाटी को विदेशों में जाकर भारत के लिए कहने की किसने शुरू की थी। कांग्रेस इस चीज को लेकर हमलावर है, परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और उसके बाद आज राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर उसमें बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या कुछ बातें करिए, वो एनआरआईज हैं, आप कर सकते हैं उनके सामने जाकर, उनका अधिकार है भारत के बारे में जानने का। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, कुछ मुलाकातें ऐसी भी होती हैं जो शायद यदि भारत के खिलाफ किसी ने करी हैं तो वहां उनका समर्थन मत करिए। ये भारत देश के हित में रहकर मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे जितेंद्र श्रीमाली। जितेंद्र जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद शफी भट्ट। मोहम्मद शफी जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रहा है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, क्योंकि 2 दिन से तो मैं इस चर्चा पे लगातार हूं, आज तीसरे दिन की मुख्य बात जिस पर विवाद फिर से हुआ, और उम्मीद हमें कल से ही थी कि जब तक 3 दौरे नहीं हो जाएंगे कुछ ना कुछ जरूर ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर बोलेगी या राहुल गांधी कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ निकलकर वहां से आए। तो खैर एक बात और आ गई। आज सबसे बड़ा जो विवाद उपजा वो था इल्हान उमर से मुलाकात का, कि ये वो शख्स रही हैं जो हमेशा भारत के विरोध में बोलती आई हैं, कभी अच्छी बयानबाजी नहीं करी। इनको पाकिस्तान पीओके का दौरा कराने ले गया था, तो कम से कम ऐसे लोगों से तो राहुल गांधी दूरी बनाकर रखें जो देश हित में कभी अच्छा नहीं बोलते। तो क्या ये मुलाकात जरूरी थी या फिर किसी और मकसद से मिलना जरूरी था? वो मना भी कर सकते थे, और नहीं करते तो क्या उसके पीछे कोई वजह थी? देखिए राखी जी, इल्हान उमर से जो मुलाकात, राहुल गांधी जी अमेरिकी कांग्रेस से एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात किए, उसके दौरान वो भी थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो दौड़ा करते थे, बिना बनाए पाकिस्तान चले जाते थे और पीडीपी और कई पार्टियों से समझौता कर जिसको आतंकवादी कहा जाता था उनसे सरकार बना लेते। तो ये एक कहे तो सही, इन लोगों का एक आदत सा बन गया है, जो राहुल गांधी का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ता देखकर, तो एक पूरे भाजपा बौखलाहट की तरफ आगे बढ़ रही है। जब दौड़ा किए हैं तो कहते हैं विदेश के धरती पर जाके भारत को अपमान किया राहुल जी। प्रधानमंत्री जी शंघाई में चीन के गए थे और बोले कि उफ, मुझे भारत में पैदा होने पर शर्म आती है, भारत कोई देश है, तब शर्म आती थी। इस तरह का बयानबाजी प्रधानमंत्री करते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब उस पर सवाल कोई नहीं खड़ा करता। हम लोग मर्यादा में रह के बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जहां जाके विदेश के धरती पर कहते हैं कि मैं रोज आईआईटी बनाता हूं, यूनिवर्सिटी बनाता हूं, डेली 3-4 ठो मेरा बनता है। तो इस तरह का बयानबाजी देते हैं तो हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। तो राहुल गांधी जी देश को अपमान नहीं कर रहे। वो बोले चीन घुस गया, और जिस तरह से चीन का कब्जा हमारे भारत पे हो रहा है, ये सवाल तो हम रोज बोलते हैं, दिल्ली में भी तो पूरा विश्व देखता है। हमारे मीडिया के माध्यम से हम यहाँ चर्चा करेंगे तो भी देखेगा। तो इसको मुद्दा बनाकर एक चुनावी एजेंडा बनाते हैं। चाहे आरक्षण के बात कहे 50%, राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं तो सूझबूझ के साथ कहते हैं, देश के नीति और विदेश नीति के संगत में रहकर बात करते हैं, और पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो इन लोगों को अनपचक होना शुरू हो जाता है। एक राहुल जी विदेश दौरा पे जाते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, पूरा मंत्रिमंडल पूरा एक तरफा हो जाता है। और जब प्रधानमंत्री जाकर वहां ऑर्गेनाइज करके जयकारा लगवाते हैं
और देश को खोखले वादे कर कर नौकरी के नाम पर 15 लाख खाते विदेशी काला धन लाने के नाम पर देश को गुमराह करके वोट लेते हैं, तब तो देश को गुमराह करते हैं तो देश पर सवाल नहीं खड़ा होता। पाकिस्तान बिला बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, तब देश का सम्मान नहीं खत्म होता है। राहुल गांधी जाकर देश की चर्चा करते हैं, वहां यूनिवर्सिटियों में और संवाद करते हैं, वहां मिलते हैं, तो ये लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। कोई गलत चर्चा हुआ हो, कोई गलत बयानबाजी दिए हो तो लगे तो मिलने जुलने आप तो पाकिस्तान पहुंच जाते हो। ठीक है, वो इस पे तो चर्चा है, ऐसा कुछ बात नहीं कहे, लेकिन एक लोग का एजेंडा है कि राहुल गांधी जी का विदेश में बढ़ती हुई वर्चस्व को देखकर बौखलाहट हो रही। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। जितेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैडम बोलिए। जितेंद्र जी, आज का विवाद या आज मुख्य रूप से जो आपत्ति आई है, देखिए इसको थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे कांग्रेस क्या स्टेटमेंट दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि उनकी एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात थी, उसमें इल्हान उमर भी थी, तो जिस तरह से वो सबसे मिले उनसे भी मिल ली, तो इसमें आपत्ति क्या है? हाँ, अलग से मिलते, अलग से बुलावा होता, अलग से कोई डिस्कशन होता, कोई बयानबाजी आती तो विवाद होता। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है उनके इस दौरे पर नजर रखे हुए है और रोज एक कोशिश करती है कि कुछ निकल कर आए और उसको प्रोपेगेंडा की तरह प्रचारित किया जाए? ये कांग्रेस का वक्तव्य है। देखिए मैडम, मैं एक बात पहले बता देता हूं कि राहुल गांधी पहले तो केवल सांसद थे, पर वो अभी अपने पद के अनुरूप बड़े नहीं बन पाए हैं। अभी वो बड़े बनने की प्रक्रिया में है, इस कोशिश में है। क्योंकि आज ये विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के नाते आज वो विदेश में जाते हैं। मेरे को आप एक भी उदाहरण बताइए पिछले अनेक वर्षों का कि जब कोई यूरोप के कोई नेता ने या कोई बड़े कंट्रीज के कोई भी नेता ने आकर के भारत में और अपने देश के बारे में ये कहा हो कि साहब वहां तो सब कुछ गड़बड़ है, वहां पर निर्वाचन भी गड़बड़ है, वहां की एजेंसियां भी गड़बड़ है, वहां सब कुछ खत्म हो गया है और वहां हमारे देश में कब्जे हो रहे हैं। ये इस प्रकार की ओछी राजनीति कभी भी किसी भी राजनेता ने इस देश में आकर एक नहीं करी, क्योंकि ये रिवाज होता है, ये सिस्टम है। इनको देखना पड़ेगा। पहले तो इल्हान उमर कौन है? ये जो जितने बैठे हैं ना ये लोग सो कॉल्ड प्रवक्ता, इनको मैं जानकारी दे देता हूं कि ये वो अमेरिकी सांसद है कि जो कि मूल रूप से जिन्होंने लगातार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध किया 2023 में, जब उन्होंने संसद कांग्रेस को अमेरिकी कांग्रेस को जब संबोधित किया था। ये वो महिला है कि जिन्होंने पाकिस्तान के खर्चे पर पीओके में जाकर के और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का समर्थन किया। ये इस प्रकार के जो लोग हैं वो अगर हमारे विदेश विपक्ष के नेता के साथ में उठते बैठते हैं, विपक्ष के नेता के साथ के अंदर वहां वो बातचीत करके कोई वक्तव्य जारी करते हैं, और वहां वक्तव्य कैसे दे रहे हैं? वो वक्तव्य दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में सिखों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। देखिए, देश को तोड़ने वाली बातें कहां पर अत्याचार हुआ है, कौन से सिख के साथ में अत्याचार हो रहा है? ये केवल और केवल देश को कमजोर करना और देश को तोड़ने वाला जो काम कर रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का इस समय 65 साल राज करने के बाद में इनका बिना राज के जी घुट रहा है। वो किसी ना किसी तरीके से कोई भी हथकंडा, चाहे देश तोड़ना पड़े, कोई भी हथकंडा अपना करके और शासन करना चाहते हैं, इस देश में राज करना की कोशिश में लगे हुए हैं। परंतु देश की जनता इस बात को देख रही है, गंभीरता से देख रही है। एक उनको गंभीर राजनेता के रूप के अंदर उनको अपना आचरण व्यक्त करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हम वहां पर विपक्ष के नाते जा रहे हैं तो हम किस प्रकार की भाषा बोलें। हम देश के अंदर अच्छे उद्योग लगाने के बारे में, उनके और अपनी नीतियों के बारे में हम बोले। हम केवल मात्र बोल रहे हैं किस बारे में? हम केवल मात्र इस बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर सीबीआई और ईडी, आप देखिए ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने ईडी और सीबीआई के लिए विदेशों में जाकर के ये कहा कि अब पाकिस्तान की सरकार और भारत की सरकार में कोई अंतर नहीं है। देखिए कितना किस प्रकार के बचकाना, और देश हिंदुस्तान के जो नागरिक इनको पप्पू कहते हैं, वो पप्पू यूं नहीं कहते हैं, पप्पू इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं और इनकी जो जिस प्रकार का बिहेव करते हैं वो पप्पू जैसा ही है। क्योंकि इनको देश के लोग तो गंभीरता से लेते नहीं इनको। जब देश के लोगों ने इनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया तो ये विदेशों में जाकर के इस प्रकार का आचरण करते हैं। ये एक गंभीर बात है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, हमको ये विचार करना चाहिए कि हम आरक्षण के बारे में विदेशों में जाकर क्या करें कि हम आरक्षण सही समय आएगा तो हम आरक्षण भी खत्म करेंगे।
आप देश में किस प्रकार, आप जब कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, जब आप चुनाव में प्रचार में जाते हैं कश्मीर में, तो आप आरक्षण का विरोध करते हैं। जितेंद्र जी, आपने एक बात कश्मीर में हमें समझनी आरक्षण पड़ेगी। का विरोध किया और आपने ये कहा कि हम कश्मीर में आरक्षण को लागू नहीं होने देंगे। आप इस प्रकार की जो दोगली बातें कर रहे हैं, आप इस प्रकार की जो दोगली बातें कर रहे हैं, आप जो झूठ की राजनीति चला रखे हैं देश के अंदर। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। पहले ही मैंने शुरू से कहा डे वन से, वो यदि एनआरआई के बीच में है तो उन्हें अधिकार है भारत की स्थिति के बारे में बात करने का, वो अपनी बात रख सकते हैं। आज की जो मुख्य रूप से चर्चा है वो एक मुलाकात के पीछे इतना बड़ा वो क्यों इश्यूज बन रहे हैं, और भी तो लोग अपनी बात रखेंगे तो बताएंगे कि वो एक खास मुलाकात थी या वो एक आम मुलाकात थी। ये चर्चा से निकल कर आएगा, उन्हें करना है नहीं करना, सही था गलत था, बाकी लोग भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे बातों को लेकर चले कि कम से कम सोचे तो कि हम बोल क्या रहे हैं, कुछ भी आरोप नहीं लगाते जाएंगे ना, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, वापस आती हूँ। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ राजेश जी, एक तो आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, बट एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं। मुझे डे वन से 3 दिन का दौरा था, मैं 3 दिन से लगातार इस चर्चा पे रोज हूं। पहले दिन जब समझ में आया कि ठीक है वो गए, उन्होंने आरक्षण की बात करी, तमाम बातें करी, पीएम मोदी को लेके या भारत की सरकार को लेके बोला। देखिए ये बात ठीक है, जिन एनआरआईज के बीच में वो हैं वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए हैं, तो भारत की दशा स्थिति परिस्थिति के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है कोई बात नहीं। आरोप आता है कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, दूसरे दिन कोई और बातें निकल कर आ गई, बयानबाजी आ गई, फिर सिखों का मुद्दा आ गया। देखिए लगता है सब कुछ ठीक चल रहा था, सिखों को लेकर जहां एक उनका स्टेटमेंट आया उसको लेकर थोड़ा सा लगा, कभी कभी कहते हैं ना कि हम बातों बातों में कुछ ऐसा भी कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है वो थोड़ा सा राहुल गांधी को सोचना था। आज का जो तीसरे दिन का वाकया निकल कर आया है, इसमें कहां ऐसा गुनाह हो गया, या हम उसको बहुत, मैं मानती हूं कि ठीक है जिसने हमेशा, वो भले अमेरिकी सांसद है, यदि उन्होंने भारत विरोधी बयान हमेशा दिए हैं तो ठीक है, यदि वो सामने थी, मुलाकात हो गई, बात खत्म होती। तो इसको इस तरह से क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एक खास मुलाकात थी, उनको उठ के चला जाना था, उनको मना कर देना था, नहीं मिलना था? क्या इससे ही बात सही होती? असल में क्या होना चाहिए था? देखिए हमारे देश में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जहां एक व्यक्ति अभी बोलते हुए कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, और फिर उनको पप्पू बोल रहे हैं, मतलब कि एक मंच पे बैठ के बोलने तक नहीं आता है लोगों को। तो हमारे देश में जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है सत्ताधारी दल को। ये पहले भी ऐसा है कि राज्यों के स्तर पे तो स्थिति और खराब है, चाहे वेस्ट बंगाल में आज देख लीजिए, या आप जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी तब देख लीजिए, या मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी तब देख लीजिए, कि हमारे यहाँ राज्यों के स्तर पे तो विपक्ष का मतलब है कि वो कुछ ना बोले, वो विपक्ष। यदि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री, हम जानते हैं कि 500 से ज्यादा सैनिक और हमारे जो है अधिकारी के मारे जाने के बाद भी कारगिल वार में जो है, उसी समय में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा लेके गए। बातचीत, देखिए दो चीज होता है अंतर्राष्ट्रीय मामले में, वैदेशिक मामलों में, कि यदि आपका तनाव है तो तनाव में यदि कोई परिस्थिति अगेंस्ट हो जाती है आपके, तो उसके लिए आपके पास रक्षा तैयारी है, डिप्लोमेसी, लेकिन साथ साथ डिप्लोमेसी भी चलती रहेगी कि हम डिप्लोमेसी को पूरी तरह किनारे कर दें, सब कुछ जो है सेना के हाथ कर दें, हमारी भारतीय सेना तो दुनिया की किसी भी सेना को हरा देगी, हमारी सेना तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से सबसे मजबूत सेना है। इस तरह के पागलपन भरी बातों से इस देश को बचना पड़ेगा, इसका कोई सेंस नहीं है, और ये एक तरह से आत्मघाती बात होता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात करनी पड़ती है, और यदि आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए हैं, वहां यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध है तो आप बात करेंगे ही करेंगे, और सवाल जब पूछे जाएंगे तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और लेकिन संदर्भ से काट के जब उस जवाब का अर्थ निकाला जाएगा स्थानीय स्तर पे, तो इस तरह के वितंडा खड़े होंगे। मायावती जैसे SC ST रिजर्वेशन को लेके जो राहुल गांधी ने कहा, आज मायावती किस आधार पर उसका विरोध कर रही है? क्या रिजर्वेशन भारतीय संविधान में अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या आरक्षण को लेकर बोला? तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी तो कम से कम उस पर विचार की बात करें। अंबेडकर ने तो इसे सिर्फ जो है कुछ समय के लिए प्रावधान बताया था कि इसे हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा व्यवस्था को। हमें अंबेडकर का भी विरोध करना चाहिए। ये
तो राजनीति का बहुत ही तुच्छ जो है स्तर है, और उस स्तर पे बात नहीं की जा सकती उस स्तर पे, क्योंकि लोग भरे पड़े हैं, जानकारी का अभाव है, जानकारी होती नहीं है, कुछ भी बोलना है मंच पे आके, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जा सकता है? यही हो रहा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सदस्यता जानी चाहिए। गिरिराज सिंह की अपनी राजनीति क्या है? गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल से ड्रॉप किए गए। अब मेरे इस बोलने के आधार पे कहा जाएगा कि मैं राहुल गांधी का समर्थन कर रहा हूं, मैं विदेश मामलों के जानकार से अब राहुल गांधी का समर्थक कहा जाऊंगा। ये बातें नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, डिप्लोमेसी और मिलिट्री माइट को, दोनों सब चीजों को जो है अलग अलग करके देखना पड़ता है, सबका अपना अपना। ठीक है, ठीक है राजेश जी, वापस आऊंगी। मोहम्मद शफी जी, आवाज पहुंच रही है? मोहम्मद शफी जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो पीडीपी की है। पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है, 3 दिन के दौरे पर अमेरिका में राहुल गांधी, आज तीसरा दिन था, तीनों दिन कुछ ना कुछ निकल कर आया ही है। और आज का जो विवाद हुआ, जिस पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जिसमें जिक्र आ गया कि भाई कश्मीर को भी मतलब जब जिक्र निकला विवादों का, तो बहुत सारी चीजों को लेकर वो बोली हैं इल्हान उमर। तो आपकी प्रतिक्रिया की आखिरकार जो स्टेटमेंट आया या जो कहा जा रहा है, उसको किस तरह से लिया जाए? पहली बात ये जो राहुल जी गए हैं वो किसी दूसरे मुल्क की मुल्क में मेहमान बनकर गए। अब वहाँ उनसे कौन मिलता है, क्या उसका प्रीटेक्स्ट क्या है, तो उसने क्या बात की होगी, वो उससे क्या कहा होगा, उसका स्टैंड क्या रहा होगा, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि बीजेपी को हमेशा कुछ बहाने चाहिए होते हैं कि वो एक अच्छे कदावर नेता रहते हो, जितना भी हो सके उन पे अटैक कर देते। अब रही बात कि देश को बांटने की बात, देश को बांटने की बात हमेशा जब तक जहां हम देखते हैं वो बीजेपी कर रही है, वो हमेशा हिंदू को मुस्लिम से भिड़ा रही है और मुस्लिम को हिंदू से भिड़ाने का काम है। ये उनकी नीति रही है, ये इनकी राजनीति भी है और इनकी रणनीति। लेकिन आरक्षण की बात, आरक्षण अगर कैप सुप्रीम को रखे या हाईकोर्ट आरक्षण पे कैप लगाए, तो इसका क्या मतलब है कि एक जनरल कैटेगरी जो होती है उनका बिल्कुल दम घोटा जाए और उनको एक बहुत ही छोटे एरिया में उनको स्पेस दी जाए। ये भी देखने वाली बात है कि इस तरह से हम लोगों के साथ कितना भला कर रहे हैं और कितना उनका फ्यूचर हम बिगाड़ देखना है। यही बात। अब जो वहां पर गए उन्होंने इससे क्या मिला, अब उनका कोई वहां सेटअप नहीं था कि वो यहाँ से मेहमानों को बुलाते और उनके साथ कोई बात कर लेते। एक कंट्री होस्ट कर रही थी सारा ये। अब उस होस्ट कंट्री में किस चीज को उनके सामने रखा जाए, वो उनकी उसकी जिम्मेदारी उन पर होती है, न कि वो राहुल जी पर कोई जिम्मेदारी होती है। इससे पहले भी एक साहब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलिटेंट पार्टीज के नाम से पुकार रहे थे, तो बड़ा आपत्तिजनक एक मसला है जिसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। और इनको इन ऐसे बातें करने से बिल्कुल एक गुरेज करना चाहिए। दे मस्ट, इनको इन चीजों पे पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहले के एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो असेंबली चलाते हैं, जो गवर्नेंस में अपना किरदार अदा करते हैं, उनको मिलिटेंट कहना ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है। अब आगे अगर चलते हैं तो अब पीओके में वो गई, जबकि हमारा ये मानना है कि जो जिसको हम पीओके कहते हैं या पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, हम ये समझते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। उस हिस्से में हम किसी भी ऐसे इंसान को वहां बर्दाश्त नहीं करते जो वहां हिंदुस्तान के लिए या कश्मीर के लिए कोई ऐसा बीज बोए जिससे कश्मीरियों और हिंदुस्तानियों को कोई दुख पहुंचे। हमारी रिजर्वेशन इस पर, और हमें इस चीज के लिए अगर कोई भी शख्स वहां जाता है जो हमारे पास के लिए, हमारे मुल्क के लिए कोई खतरा है, तो उसको रोकने के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। घर बैठकर बातें करने से कुछ नहीं होता है, हमें एक रेजोल्यूशन करना चाहिए था। ठीक है मोहम्मद शफी जी, वापस आती हूँ। अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। अरविंद जी, 3 दिन का यदि एक निचोड़ निकाला जाए, ये कंक्लूजन निकाला जाए, तीनों दिन अलग अलग चीजों पर विवाद हुआ, बयान आए, पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं एक दूसरे को लेकर आई, लेकिन क्योंकि ठीक है एनआरआईज थे, उनके बीच भारत की बात जानी चाहिए,
ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी, आरक्षण को लेके बात आ गई, जातिगत जनगणना को लेके बात आ गई, सिखों वाला एक पॉइंट आया, लगा थोड़ा सा, मैंने उसके लिए पहले ही कहा कभी कभी कुछ इतना भी बोल जाते हैं दिग्गज की, भूल जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट बाद में क्या पड़ेगा। खैर, वहां पर थोड़ा सोचने की जरूरत राहुल गांधी को थी। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस, आज जो हुआ, इस मुलाकात को क्या आम मुलाकात थी, खास मुलाकात थी? देखिए, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमेशा भारत के विरोध में बोलता आया हो, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए हमेशा विरोध में बोलता आया हो, जो पीएके को पाकिस्तान का ही हिस्सा बता देने वाला हो और उस दौरे पर गया हो, तो निश्चित तौर पर उसके लिए भारत में तो कभी कोई जगह नहीं हो सकती। अब राहुल गांधी क्योंकि नेता विपक्ष हैं, यदि वो उनसे मुलाकात में हैं तो अब ये बात अलग हो जाती है कि भाई एक आम मुलाकात थी क्योंकि वो प्रतिनिधिमंडल से मिले, उसमें वो शामिल थी, तो इसमें इतना बवाल क्यों है? माना कि वो विरोधी रही, लेकिन कोई क्या अलग से मुलाकात थी, खास मुलाकात थी? यदि वो मना भी कर देते मिलने से, तो क्या कोई बवाल हो जाता? आप किस तरह से समझते हैं? गांधी की जो मुलाकात है, जिससे राजनीतिक जो बात भारत में की जा रही है, वो उसके दो पहलू है। तो देखिए, राजनेता के रूप में राहुल गांधी या कोई भी नेता जो करता है, कोई भी बात अनजाने में नहीं करता। यहाँ तक कि वो कपड़े भी जो पहनते हैं, वो कपड़े भी उनकी एक बिल्कुल एक मुंह के तहत होते हैं कि इन कपड़ों का क्या प्रभाव है। देखिए, राहुल गांधी अक्सर पहले सूट में दिखाई दिया करते, लेकिन अब विदेश में पड़े होने के बावजूद विदेश की यात्रा पर है, लेकिन वो अब आपको सूट वूट में ना दिखाई दे करके आपको कुर्ते पजामे में वो दिखाई दे रहे। तो इसलिए एक बात मानना ही नहीं चाहिए कोई भी राजनेता या नेता कोई बात अनजाने में कहता है। देखिए, राहुल गांधी अपनी राजनीतिक विचारधारा को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देश के सामने रख रहे हैं। वो उनके जो समर्थक हैं उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि कितना भी दबाव हो, कैसी बात हो, कि जो मेरी विचारधारा है वो बिल्कुल यही है और मैं साथ अपनी विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है। नेता का विरोध हो सकता है, भले देश के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोध देश विरोध नहीं है। लेकिन अगर कोई सांसद या कोई भी हस्ती या कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी मतों को प्रभावित करने की शक्ति है या जनमानस को प्रभावित करने की शक्ति है, जैसे कि इलाहा उमर के बारे में है, वो सोमालिया से भागी हुई परिवार था, जब वहां हिंसा में भागे थे, वह सांसद बनी, मुस्लिम सांसद है, उसके जो विचार क्या, मतलब जो उसका जो एजेंडा है वो एजेंडा स्पष्ट है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है, पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे एक शख्स अपने प्रतिनिधिमंडल, भले ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो, तो उसके से मुलाकात करना, उसको एक रिकॉग्निशन देना, उसको एक जो है उसको स्थापित करना, अपनी एक जो 140 करोड़ का देश है उसके जो नेता विपक्ष वहां गया है, अगर वो किसी भी आदमी से मुलाकात करता है तो उसकी एक उसके व्यक्तित्व को, उसकी मौजूदगी के, उसके विचारों को कहीं ना कहीं अपनी एक मंजूरी देता है। तो राजनीतिक रूप से तो यह कि राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात करके और जो सिखों के बारे में जो उन्होंने कहा है, ये भी बात अनजाने में नहीं कही गई है, ये बात पहले भी हुई है और अनजाने कही गई बात होती तो इसका अब तक स्पष्टीकरण आ चुका होता। स्पष्टीकरण राहुल गांधी की तरफ से अब तक स्पष्ट है कि ये बात बिल्कुल सोची समझी एक रणनीति के तहत ये बिल्कुल जानते हुए कि इसका मैं क्या कह रहा हूँ वो कही। अब रही बात तीसरी बात, जो देश में जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टी बतौर पार्टी राहुल गांधी का विरोध करती है तो विरोध को बिल्कुल जानते कि उनके अपना जो लाइन है कि ज्यादा देशभक्त जो कि दावा करते हैं, दूसरे इसको नहीं मानते, लेकिन उनका मानना है कि भाई राहुल गांधी ने जो कहा है वो देश की जो देशभक्ति है उसकी उनकी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता। ये राजनीतिक बात हुई। लेकिन देश के गृह मंत्री का ये कहना, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना कि भाई जो कर रहे हो गलत है और ये देश में विभाजन का बीज बो रहे हैं, इसमें मेरी थोड़ी सी ये मानना है कि देश के गृह मंत्री के पास अगर कोई ये चीज सूचना है तो जिससे उनके पास देखिए तमाम खुफिया तंत्र उनके पास है, अगर उनके पास इस तरह की कोई सूचना, देखिए पार्टी विरोध करे, पार्टी हमला करे एक अलग बात है, पार्टी और सरकार में फर्क होता है। लेकिन अगर भारत की सरकार का गृह मंत्री अगर ये कहता है कि वो उनके जो एक अपने जो एजेंडा है वो बिल्कुल देश के खिलाफ है और उनके पास कोई जानकारी है तो तुरंत उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने इसी भरोसे पे बनाया है ये कि देश सदी के हाथों में सुरक्षित है। अगर देश का गृह मंत्री भी इसकी बातें कर रहा है और उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं होती तो स्पष्ट है कि ये केवल राजनीतिक बातें हैं। राहुल गांधी ने अपनी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, लेकिन स्पष्ट कर दिया, लेकिन अगर बतौर सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी है जिस तरह के देश के गृह मंत्री बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसे राजनीतिक बयानबाजी, सरकार को इसमें नहीं बोलना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, वो बोल सकते हैं राजनीतिक हमला है, राजनीतिक प्रतिकार है, लेकिन देश भारत की सरकार का कोई भी बयान जानकारी के आधार पर होना चाहिए और उनके पास जानकारी है तो निश्चित उसे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर राजनीतिक रूप से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए, सरकार को नहीं बोलना चाहिए। और ये देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी जब विदेश में गए उन्होंने यहाँ तक एक बार विदेश में मदद भी मांगी थी, अमेरिका में ही बैठ के उन्होंने कहा था कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप हमारी मदद कीजिए।
ये तब भी उन्होंने इस बात पे कभी भी आज तक उन्होंने देश का चुनाव हो गया, मतलब लोकसभा चुनाव हो गया, नेता प्रतिपक्ष बन गया, लेकिन आज तक इस बात पे उन्होंने पीछे नहीं अपने कदम नहीं हटाए। मतलब स्पष्ट है कि अपनी बात पे कायम है। आज भी इस बात पर जो है आज ही जैसे उन्होंने आज लगी फिलहाल हाल फिलहाल के दौरे में जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था रिग्ड था, ये भी उन्होंने अब तक अपनी बात से उन्होंने पीछे नहीं हटे। इस बात की कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है, सफाई भी नहीं है। तो इसलिए कि उन्होंने अपना जो एजेंडा है, जो राजनीतिक जो उनकी जो सोच है, या राजनीतिक जो उनकी जो दूरदृष्टि है, जो चाहते हैं जैसा भारत को बनाना चाहते हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट की है। अब इसमें देश की जनता क्या करती है, देश की जनता को फैसला करना है। लेकिन राहुल गांधी जिस ईमानदारी से अपने एजेंडे को या अपनी विचारधारा को देश के सामने रख रहे हैं, ये भी एक बात मानने वाली बात है कि उन्होंने एक ऐसे सांसद से मुलाकात की जो मतलब कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, उस भारतीयों के में जाकर के भारत के खिलाफ बोलता है, और जो को लेकर जो कहा कि उसपे देश के जो घोषित जो अलगाववादी संगठन है उसके प्रमुख उनकी तारीफ करते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी जो विचारधारा है, विचारधारा को उनका समर्थन, इस विचारधारा को कितना समर्थन देश में मिलता है देश के लोगों पर निर्भर है कि देश के लोग भी देश को किस तरह देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हमला कर रही है राजनीतिक हमला, लेकिन अगर केंद्र सरकार कुछ भी बात कह रही है तो उनके पास सब तमाम तंत्र हैं, उनके पास ये जानकारी देश के सामने रखनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई वाकई में बात है तो देश के सामने बिल्कुल ये फर्ज बनता है केंद्र सरकार की ओर रख के और कार्रवाई की। ठीक है, चलिए स्वामीनाथ जायसवाल जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल कर आई हैं। अब ये होता है कि देखिए, जो एक मुलाकात हुई या जो बात हुई, जो वहाँ कहना था वो नहीं कहना था, मुझे ऐसा लगता है कि क्या जिस राह पर राहुल गांधी चल रहे हैं या जिस विचारधारा को वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लेकर चल रहे हैं, या बार बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सवाल उठा रही है, उसका कोई प्रभाव आगामी समय में देखते हैं, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव हैं, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, तैयारियां वहां की अलग चल रही हैं, और इस दिशा में और इस समय पर यदि इस तरह की बयानबाजी आती है, भले ही मामला विदेश का हो, प्रभाव तो यहाँ डालेगा ना, क्योंकि मुद्दा तो मुख्य आरक्षण का, जातिगत जनगणना का, वो देश का है, उसका प्रभाव राज्यों में दिखेगा। तो क्या कांग्रेस उससे फिर कैसे निकलेगी? देखिए राखी जी, राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो इन लोग को पेट में जलन होना शुरू हो जाता है। इल्हान उमर का जो बात कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आकर कोई मिलता है तो उसमें अलग तो किया नहीं जा सकता, उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो सांसद कांग्रेस वहां के सांसद थे, मिले प्रतिनिधि मंडल, तो उनसे उनके विचारधाराओं को हम नहीं अब एक्सेप्ट कर लिए ना, हम तो मिले हैं। अब मिलकर अगर हम हमारा विदेश में हमसे मिलता है कोई, तो हम उससे थोड़ी ना कोई देश विरोधी हो सकता है। आप जब ISI को लाकर यहाँ जांच करवाते हो, भारत के भूमि पर बुलाते हो, तब तो कोई आप चर्चा नहीं करते हो। आप जो गलती करते हो शेंघई के चेन्नई, चाइना के शेंघई में जाकर भारत को कहते हो कि भारत में पैदा लेने पर शर्म आती है, तो इस तरह का बयान वजह देश का प्रधानमंत्री करते हैं, तब इन लोग को शर्म नहीं आती है। अभी हमारे जो जितेंद्र श्रीमाली जी थे, क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, एक भाषण का मंच बनाकर इस पैनल पे बैठकर हमारे नेता राहुल गांधी जी को पप्पू बोलने का जो इन लोग का धारणा है, जो गिरते हुए इन लोग का शब्द है, इनका पहचान है, जो इनका आइडियोलॉजी है, इससे इनका सब समझ में आ जाता है कि इनके चरित्र किस प्रकार हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे नेता को कह रहे हैं पप्पू, और कई शब्दों का कि इसीलिए पप्पू, तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं A+B का होल स्क्वायर, A² + 2AB कहां से जुड़ गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नाली में पाइप डालो और गैस निकल जाता है, पकौड़ा तल लेते हैं। प्रधानमंत्री जाके विदेश के भूमि पर कहते हैं 3 IIT, 3-4-5 एम्स दिल्ली में बनाता हूं, यानी डेली 2-3 दिन पर हमारे यहाँ बन जाता है। तो प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कामयाबी हासिल की है विदेश के धरती पर जाके, बहुत जाके पहले भी कश्मीर से समझौता जिस पार्टी को किए, किसानों को यहाँ खालिस्तानी, पाकिस्तानी और क्या क्या कहा जाता है। स्वामीनाथ जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये भी स्टैंड है कि आप देश के डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी के जो मुद्दे हैं वो अपने देश में ही डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। देश का डेवलपमेंट क्या हो रहा है पूरा वर्ल्ड जान रहा है। वहां G20 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं प्रधानमंत्री भारत के धरती पर करने दी, वो जाके अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे देश में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए। ये देश का डेवलपमेंट बताना था ना उस समय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि हम G20 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता नहीं है, क्योंकि अपना बात छुपाना है। आप देख रहे हैं खंड खंड में बांटने का जो कोशिश किया जा रहा है। अभी 4 राज्यों में चुनाव है,
जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र लेके आए, लेकिन जिस तरह से जाति धर्म पर बात किए, मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस तरह का भाषा का प्रयोग, मुजरा तक पहुंच गए प्रधानमंत्री जी, इस तरह का बात कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री, गौरव शब्द है, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री इस तरह का बेतुका बयान देते हैं। पहले भी हमको झांसा दिया गया, क्या डेवलपमेंट की बात करें कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, 11 साल होने वाला है और 2 करोड़ आज तक नौकरी नहीं मिला 11 साल में। 15 लाख काले धन लाने वाले हैं, आज तक खाता बंद हो गया 50%। ठीक है स्वामीनाथ जी, रिपीट हुआ ये, इस तरह का बेतुका बयान प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं? हमारे नेता को देखकर, वर्चस्व को देखकर इन लोग ने, जब किसान, युवा, नौजवान और जिस तरह से एमएसपी से लेके सारा मुद्दा प्रधानमंत्री एलओपी बनने के बाद हमारे राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, तो इनका बौखलाहट देखने को मिलता है। ठीक है स्वामीनाथ जी, 1 मिनट बीच में रोक रही हूँ, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अरविंद जी बोलिए। देखिए, कौन नेता किससे मिलता है ये उसका अधिकार है, लेकिन अभी कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नेता जब कोई विदेश दौरा करता है, खास करके जो कोई सांसद हो या तो नेता प्रतिपक्ष है, देखिए वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अपनी बुआ के घर जा रहा है, बुआ के घर जाते जाते जो है एक और मामा मिल गया उससे मिल गया। इनके नेता के तो दौरे पहले से तय होते हैं, फ्लाइट किस में जाएं, किस होटल में ठहरेंगे, किन लोगों से मिलेंगे, और उनके बीच में अपने व्यक्तिगत समय भी निकाला जाता है। तो ये इसमें तर्क बिल्कुल भी जायज नहीं है, ना स्वीकार्य है, और ना ये सच है कि वो इला उमर से अचानक मुलाकात हुई है। प्रतिनिधि मंडल की जानकारी इनके जो सचिव है या इनके जो जिसने ओवरसीज कांग्रेस जिसने भी दौरा आयोजित किया उनको पहले दी गई थी, उनसे भी समय लिया गया होगा। इला उमर भी कोई चलती फिरती ऐसी नहीं है, भले उनकी विचारधारा कुछ भी, सांसद है अमेरिका की, देश की, दुनिया की सुपर पावर की एक सांसद है वो, तो उनसे भी समय लिया गया होगा, इनको भी बताया गया होगा, टाइम फिक्स हुआ होगा। तो दौरा कौन प्रतिनिधि मंडल में रहेगा, पहले नेता की मंजूरी से, उनके आयोजक की मंजूरी से तय होता है। ये बिल्कुल तय है, तो इसमें तथ्य छुपाने की बात नहीं चाहिए। ये बात अलग बात है कि जो राहुल गांधी जो बात कही है उसको देश को कितना समर्थन देता है, उसको कितना समर्थन नहीं देता है, ये बिल्कुल तय बात है। देखिए, और जहां तक बात है जो लोग विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम, विधानसभा चुनाव में जो फिलहाल जो राजनीति चल रही है, मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो अपनी बात है बिल्कुल उस पर अपनी बात कह रही है, लेकिन जो बीजेपी अपना जिसमें बीजेपी आमतौर पर आरोप लगाया करती थी कांग्रेस के दौरान कि पॉलिसी पैरालाइसिस है, कि पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन नहीं ले रही है, इस तरह की कहीं ना कहीं ये पॉलिसी पैरालाइसिस बीजेपी संगठन के अंदर आ चुकी है। सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, संगठन के अंदर बात आ चुकी है। देखिए, अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि कंगना रनावत को लेकर जब बीजेपी ने पहले टिकट दिया, सांसद बनी, तो अगर कंगना रनावत की बातों से बीजेपी को इतनी मतलब सहजता थी तो उसको टिकट नहीं देना था, और देने के बाद उनकी फिर उनको एक सेशन देना था कि सांसद को किस तरह से बात करनी। अगर बातें नहीं हुई है तो कंगना रनावत ने जो बातें कही, जिस तरह से बीजेपी ने उससे बैक ट्रैक किया है, और जिस तरह से कंगना रनावत की जो फिल्म एक जो इमरजेंसी आ रही है, जो मतलब इमरजेंसी आपातकाल में बनी है, जिस तरह से सेंसर बोर्ड में अटकी है, वो ये दिखाता है कि बीजेपी के अंदर, संगठन के अंदर पॉलिसी पैरालाइसिस आ चुका है। उनको समझ नहीं आ रहा है किनके साथ खड़ा रहना है, किनका विरोध करना है, किनका समर्थन करना है। वो अपने सांसद के साथ अगर वैसा कर पा रहे हैं तो उसकी फिल्म को उन्होंने सेंसर बोर्ड में लटका दिया। नेटफ्लिक्स ने जो IC 8.4 जो कद्दार जो विमान अपहरण था उसमें जिस तरह से दिखाया है, डोभाल का जिस तरह से मजाक उड़वा दिया गया है, और पूरी सरकार चुपचाप बैठ करके देखती रही, और उसके बाद एक डिस्क्लेमर लिखने वाले केंद्र सरकार को पसीने आ गए हैं, और एक सांसद की जो फिल्म है जो बीजेपी का सांसद है, ठीक है, राजनीतिक उस तरह जो फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक गई है, तो इनके अंदर, संगठन के अंदर पॉलिसी पैरालाइसिस जो है बीजेपी के अंदर आ चुका है। और इसका चुनाव परिणाम, ये राहुल गांधी विदेश में कुछ भी बोले, हरियाणा और दूसरे जो विधानसभा चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। वहां जो होना था वो लगभग अब तय हो चुका है। 10 बजे होने चमत्कार तो बात अलग है, लेकिन वो संगठन वहां तो कुछ ज्यादा खास पड़ेगा। ठीक है अरविंद जी। जितेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है, एक बात बताइए, यदि इस दौरे पर कोई भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज होता या खुद प्राइम मिनिस्टर होते और इस तरह से कोई मुलाकात की बात हो रही होती, कोई शख्स या इन्हीं का ऐसा कोई बात होती, तो या तो उनको समय नहीं दिया जाता, और या तो मुलाकात यदि हो जाती क्या तब भी ये बातें होती। मुझे ये इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है एक व्यवहार होता है, एक कहते हैं ना कि देश और विदेश की एक डिप्लोमेसी अलग होती है, संबंध अलग होते हैं, और राजनीतिक रूप से आप हैं तो भाई सांसद वो भी हैं, उनका भी सम्मान है, राहुल गांधी तो है ही, तो बहुत सारे पहलुओं को समझने की जरूरत है। देखिए मैं एक बात कह देता हूँ कि राहुल गांधी जी के जो देश को कमजोर करने वाली सारी ताकतें हैं पूरे दुनिया में, उन सबसे उनके निकट के संबंध हैं और इनके पूरे परिवार के निकट संबंध रहे हैं। परंतु अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये जितने लोग ये जो विदेशी जानकार, विदेशी मामलों के जानकार बन के बैठे हैं और अभी जो बहुत सारी बातें कह रहे थे और भी बहुत लोग कह रहे थे, मैं इनको सुन रहा था
मेरे को बड़ा दुख और बड़ा ताज्जुब हो रहा था, किसी ने भी ये नहीं बताया कि आज से पहले भारत के अंदर किसी भी देश के विपक्ष के नेता ने आकर के इस प्रकार की कभी अपने देश के बारे में कोई बात करी क्या? पहली बात। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति ये मेरे को बताए, कोई तो उदाहरण देवे कि भारत के अनेक विपक्ष के नेता रहे होंगे, कांग्रेस तो अब पहली बार बनी है विपक्ष के नेता इस प्रकार से, है ना। अभी उससे पहले कई बार जब और विपक्ष के नेता रहे, उन्होंने भारत के वहां जाकर के इस प्रकार की हल्की बातें, जो देश को इस प्रकार की बात बोली जाती हो, यहाँ पर आप ये देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जब इस प्रकार की स्थिति है कि हिंदू और सिखों के बीच के अंदर विवाद पैदा करने के लिए वहां पर इस प्रकार की बात बोला कि हिंदुस्तान के अंदर सिख अपनी पगड़ी नहीं बांध सकते, उनके कृपाल रखने पर रोक है। मतलब आप देखिए सही, वो कौन है? वो केवल सांसद नहीं है या वो केवल एक आम नागरिक नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं। वो इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि दिल्ली के मतलब झूठ, मतलब आप सच में मतलब सच झूठ भी आप विपक्ष आलोचना करो, आप तर्क के ऊपर आलोचना करो। आप क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली की भूमि के बरोबर वहां पर लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है। आप बताएं यहाँ हिंदुस्तान में स्पष्टीकरण दीजिए कि कौन सी जमीन पर कब्जा कर लिया और कितनी वर्ग जमीन के ऊपर क्या कब्जा कर लिया, और पहले नेहरू जी ने क्या किया था, और उनके जो कांग्रेस के जो दूसरे आका है उन्होंने क्या वो किया। हिंदुस्तान में ये अपनी इस प्रकार की फालतू की बकवास करते हैं। हिंदुस्तान की जनता अपना जवाब देना जानती है, पर कम से कम विदेशों में भारत के यहाँ पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी भारत सरकार इस मेहनत में लगी हुई है कि आज भारत का झंडा किसी के हाथ में है तो किसी भी विदेशी नागरिक की इसके ऊपर हिम्मत नहीं है कि वो उसके ऊपर कुछ वो कर दे। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में पहले जाते थे तो 8वें पन्ने पर 2 लाइन लिखी हुई आती थी कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और आज वर्ल्ड की जो बड़ी से बड़ी ताकतें हैं वो लाल कपड़ा बिछा करके और लाल कालीन बिछा करके हिंदुस्तान की जिस प्रकार की अगुवाई कर रही है, वो अपने आप के अंदर एक गौरव वाली बात है। आप जिसमें भारत का नाम ऊंचा करने के लिए पूरे जी जान से पर हिंदुस्तान का आदमी लगा हुआ है। पहले इन्होंने हिंदुस्तान की क्या छवि बना रखी थी कि हिंदुस्तान तो केवल मात्र इस प्रकार के गरीब लोगों का, बिल्कुल पिछड़े और मांगने वाले लोगों का देश है, इस प्रकार की छवि बना रखी है। आज भारत की छवि पूरे जो मुख्य महाशक्तियां हैं उनके बरोबर टक्कर लेने की महाशक्ति के रूप के अंदर आ रही है। तो आज जब हम इस प्रकार को कर रहे हैं तो हमको अपनी भाषा के ऊपर विदेशों में कम से कम हम झूठ तो नहीं बोले। कम से कम आप ये देखिए, उन्होंने आरक्षण के ऊपर जानबूझ करके हिंदुस्तान में विवाद पैदा करने के आरक्षण के ऊपर क्या बोला कि जब सही समय आएगा तो हम आरक्षण को भी खत्म करेंगे। आप कश्मीर के अंदर आज आज कश्मीर में जाकर के खुलेआम ये विरोध करते हैं कि हम ओबीसी को आरक्षण नहीं लेने देंगे। आप विदेशों में जाकर के एक शब्द इन्होंने ये बोला क्या कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। पूरे विश्व के लोगों को ये आह्वान करते कि इस प्रकार से जो अल्पसंख्यकों में, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में इस प्रकार से इन्होंने गलत तथ्य रखे, सिखों के बारे में गलत तथ्य रखे, बांग्लादेश के बारे में एक शब्द बोला क्या इन्होंने कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार के ये क्यों, मतलब किस प्रकार की भाषा बोलनी है। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए आप संसद के अंदर किस प्रकार का आचरण करते हैं, किस प्रकार के एक्शन करते हैं, किस प्रकार के आंखों के इशारे करते हैं। ये हिंदुस्तान का व्यक्ति देखने में ये एक मैच्योर, वो अभी तो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मैं तो भारत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं एक मिनट बीच में रोक रही हूँ। जानने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आप पूरी जान जाएं तब आप विदेशों में इस प्रकार की भाषा बोलिए। ठीक है सर, एक मिनट बीच में रोक रही हूँ आपको। मोहम्मद शफी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए बाकी लोग भी बोलेंगे, प्लीज एक मिनट रुकिए। मोहम्मद शफी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। स्वामीनाथ जी एक मिनट सर। हमारे मित्र इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, मुझे समझ नहीं आ रहा है धर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। ये कह रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण, यहाँ उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो आरक्षण 50% है आरक्षण लागू नहीं करेंगे। आप विरोध कर रहे हैं वहाँ कश्मीर में, आप आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होने दे रहे। 70% यहाँ जनरल कैटेगरी है और उनको 30% में समेट के रख दिया है, और ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी के खिलाफ है। यहाँ एक भी कोई हमें ऐसी कोई एग्जांपल बता दे कि जहाँ पर हमने आरक्षण के खिलाफ बात की है। ये आप पहले पढ़िए और आप वहाँ कश्मीर में जाके देखिए कि आपने वहां पर विरोध किया है इस बात का कि यहाँ पर हम इस प्रकार से गुजरों को और उनको दूसरे जो कई ओबीसी के जाते हैं उनको हम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। आपने विरोध किया है वहां पर इस प्रकार का। आप कभी कह रहे हैं प्रवक्ता है, कभी कह रहे हैं ये मेरे मित्र इनको ये
आप कम से कम गरिमा रखिए। आप जहाँ जिस मंच पे बैठे हैं उस मंच पे गरिमा रखिए, तब जाके आप बात कीजिए। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का ये जो आपका तंत्र है ना, ये आप सारा बैठ गया है। अब आप अपने वर्चस्व की जो जंग है ना वो लड़ रहे हो। बीजेपी अब धीरे धीरे अपना ग्राफ खो रही है, और आपको अब पता चल जाएगा आने वाले इलेक्शन में कि बीजेपी कहां पर रहेगी। आपको राहुल गांधी से डर लगता है। 100 सीट तो आप पहले 100 सीट तो कम से कम लेके आइए। आप 100 सीट तो कम से कम कंप्लीट करिए। 100 सीट तो लाई जाती नहीं है आपसे। और राहुल गांधी इतने साल से कर रहे हैं, पूरा आपने लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, आपके गले तक आ गए। अब आप देश को तोड़ करके आप सीटें लेके आएंगे क्या? देश के नाक को नीचा करके विदेशों में फिर सीटें लेके आएंगे क्या आप? बीच में बोलने का बीमारी है भाजपाइयों को। हाँ, आप बोलेंगे तो इनका खाना नहीं पचेगा। आप क्या विपक्ष में रहने की आदत डालिए। अब आपको 30, 35, 40 साल आपको विपक्ष में रहना है, इसकी आदत डाल लीजिए। अरे यार, बीच में बोल के कैसे लोग को बैठा देते हैं। मुझे तो लगता है कि वाकई में ऐसी बातें हो रही हैं। एक टॉपिक निकला है, एक चर्चा निकली है, उस पे बहुत सार्थक पॉइंट आ सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाइए, तो ऐसा लगाइए कि कुछ समझ में आए उसमें। ऐसी बातें तो मत करिए कि ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल शुरू हो गए कि इसको छोड़ना नहीं है। वही हो भी रहा है कि इंतजार करें एक बयान का, और उस पर कितनी तीखा टिप्पणी हो सकती है वो करें। खैर, 1 मिनट रुकिएगा, समय की भी सीमा है। राजेश भारती जी, मैंने एक बात शुरुआत में कही थी, आम मुलाकात या खास मुलाकात। अब ये जो भी मुलाकात थी, क्या इसको इतना तूल देना ठीक है? क्या इसका कोई प्रभाव दिखता है आपको आने वाले समय में? मुझे तो नहीं लगता कि इस मुलाकात को लेके पर्टिकुलर इतना ज्यादा इश्यूज यहाँ पर होगा, या जिस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, उसका कोई बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोकतंत्र में यदि आप जिस देश में ये मीटिंग हो रही है, अमेरिका में, तो आप देखें कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और मैक्सिको बॉर्डर पे फेंसिंग को लेके तो बिल प्रपोजल लाया गया था बजट में, उसको उनके पार्टी के लोग ही विरोध करे। तो वो एक जो है लिबरल सोसाइटी है, और लोकतंत्र का अर्थ है कि जहां पार्टी के अंदर भी विरोध के लिए स्पेस हो। ये कोई पार्टी लाइन नहीं होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र सर झूठ नहीं बोला जाता है, विरोध तो करना चाहिए, सार्थक और तार्किक विरोध होना चाहिए, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र होता है। जितेंद्र जी रुकिए ना 1 मिनट सर प्लीज। हाँ, 1 मिनट। लोकतंत्र में पार्टी से ऊपर लोकतंत्र होता है, इसलिए लोकतंत्र है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। पार्टी उसके बाद आती है। लेकिन हुआ क्या है कि पार्टी डिसिप्लिन को हमने लोकतंत्र से ऊपर मान लिया। पार्टी डिसिप्लिन जो है लोकतंत्र के बाद आता है। यदि अमेरिका में कुछ लोग भारत के आंतरिक व्यवस्था को लेके विरोध का स्वर रखते हैं, निगेटिव धारणा रखते हैं, ऐसे लोगों से तो मुलाकात बार-बार होनी चाहिए। शायद इसी धारणा के तहत अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस लेके गए थे। और ये यात्रा, इस तरह की मीटिंग्स जो है होते रहनी चाहिए, क्योंकि डायलॉग से ही अंततः देखिए, दुनिया के सेकेंड वर्ल्ड वार कर लिया हमने, फर्स्ट वर्ल्ड वार कर लिया, लेकिन हल कहाँ निकला? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपको वर्साई की संधि करनी पड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी जो है शांति टेबल पे आना पड़ा, जापान को सरेंडर करना पड़ा, जर्मनी भी ऑलमोस्ट सरेंडर किया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तो दुनिया में कितना किसी भी लेवल का संघर्ष हो, अंततः बातचीत के टेबल पे आना ही पड़ता है, और बातचीत के टेबल पे आके ही किसी समस्या का हल निकलता है। इसलिए यदि राहुल गांधी उस प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे हैं, तो इसमें मुझे कुछ गलत लग ही नहीं रहा है कि मुलाकात को हम क्या है ना कि अपने धर्म के, अपने राजनीतिक धारा के चश्मे से जब तक देखते रहेंगे तो ऐसे ही। ठीक है, हाँ स्वामीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा, समय हो गया है। देखिए राखी जी, जिस तरह से जितेंद्र जी ये बात रख रहे हैं और सबके बीच में बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर यूक्रेन युद्ध रुक जाता है, लेकिन आज भी मणिपुर जल रहा है और डबल इंजन की सरकार है। राहुल जी पे कटाक्ष करने के लिए समय पूरे भाजपा को है, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं करते हैं, मणिपुर जाके शांत नहीं करने की अपील करते हैं। तो अपने देश को डबल इंजन का ये धोखा क्यों? और जिस तरह से लोगों को निरंतर भ्रम और जुमलों का बादशाहियत में इन्होंने क्लास में नंबर 1 बन गए हैं, तो आज देश के विदेश नीति के बारे में जितेंद्र जी को तो मालूम नहीं है। किसी को किसी भी भाषा में, अब वो विदेश नीति के जानकार बता रहे थे तो उनको भी गलत कह दिए। ठीक है, ओपीडीपी के भाई बता रहे थे। चलिए स्वामीनाथ जी,
मुझे रोकना पड़ेगा बीच में क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, इन बयानों के क्या मायने हैं और क्या चीजें और निकल कर आएंगी इस दौरे के बाद भी वो तो आती रहेंगी, क्योंकि इस देश से ना लोकतंत्र खत्म हुआ है ना राजनीति खत्म हो सकती है। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, देखते हैं और कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात तो साफ है कि जो बातें निकल कर आई हैं, क्या कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ, ये जो सवाल हैं, ये जो आरोप हैं, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए राहुल गांधी पर, ये तमाम बातें जो निकल के आ रही हैं ये कितनी जायज हैं? क्या इस दौरे पर जाके कोई गलती हो गई है, या इस दौरे पे जाके जो कुछ कहा है वो नहीं होना था, या जिस मायने में जिस संदर्भ में कहा है उसको गलत तरीके से एक प्रोपेगेंडा की तरह किया जा रहा है? आखिर क्या है? अब जो भी है, दौरा तो खत्म होगा उनका 3 दिन का, लेकिन मुझे लगता है ये सियासत इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है और आगे क्या कुछ होगा वो बहुत जल्द हमारे और आपके सामने भी आएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।